Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So again we are with the new lecture series that is on our 2021 पेपर फॉर DUET एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये ड्यू के एग्ज़ाम्स के लिए हैं और काफ़ी बच्चे जो अपेयर कर रहे हैं ड्यू के एग्ज़ाम्स के लिए इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम से, उनके लिए खासकर ये लेक्चर सीरीज़ है। तो आप सब स्टे ट्यून्ड रहिए क्योंकि हमारे 2021 के जो PYQs हैं उसके सॉल्यूशंस काफ़ी हद तक आपको मिलने वाले हैं। एंड अभी तो CUET का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया है। आई होप कि बच्चों ने अच्छा किया होगा। तो आप में से जिन्होंने भी अच्छा अच्छा गया है जिनका एग्ज़ाम, दे कैन कमेंट इन द बॉक्स एंड ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, सो यू कैन ऑल्सो लुक इन टू आवर वीडियोज़। ओके, सो आप में से जो भी रेगुलर क्लासेस हमारे CUET के दौरान ज्वाइन नहीं कर पाए थे और जो चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग से ज्वाइन करें, तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इफ दे नीडेड फॉर इट। एंड so let us begin the DUET 2021 paper. So here it is, start of our new lecture series. So let's begin. So ये जो पहला क्वेश्चन है, देखो, the first one, they're asking what? They're asking which of the following layer of the atmosphere is least studied. देखो पहली बात बोला कि लीस्ट स्टडीड है। ठीक है, अब ये लीस्ट स्टडीड क्यों हो सकता है? ठीक है, ये जानना जरूरी है। लेयर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द लेयर्स? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और ट्रोपोस्फियर जो है वो वेदर स्फीयर होता था, क्योंकि सारे के सारे जो वेदर फेनोमेना है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही हो रहा था। तो दैट वाज ट्रोपोस्फियर, दैट यू नो वेरी वेल। ओके, और स्ट्रेटोस्फियर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे फ्लाइट्स जो होते हैं वो काफी हद तक ट्रैवल करते हैं। जितने भी फ्लाइट्स वगैरह हैं, एरोप्लेन वगैरह है, वो अपने स्ट्रेटोस्फियर में ट्रैवल करते हैं। क्यों ट्रैवल करते हैं? क्योंकि वो एक स्ट्रेटिफाइड लेयर है। स्ट्रेटिफाइड लेयर का मीनिंग क्या होता है कि वो, उसमें क्या होता है कि वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होता है। ऑल्दो हॉरिजॉन्टली वो वेरी कर सकता है, बट वर्टिकली वो उतना वेरी नहीं करता है, लेयर बाय लेयर होता है। दैट्स व्हाई इट इज इजी फॉर ए प्लेन टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद है, जो हमारे सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है अपने को। ठीक है, दे प्रोटेक्ट, दे प्रोवाइड ए शील्ड। ठीक है, शील्ड प्रोवाइड करती है यूवी से। ओके, इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड लेयर, और यही वो लेयर है जो कि लेस नोन है। अब ये लेस नोन क्यों है वो भी जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। वाई दिस मेसोस्फीयर इज लेस नोन लेयर? पहली बात तो यहाँ पे एयर डेंसिटी काफी लो है, जिसकी वजह से क्या है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर मौजूद है। ओके, ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू इंसाइट इनटू क्लियरली, इसके अंदर झांक के देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है साइंटिस्ट के लिए। इस वजह से ये जो है एटमॉस्फेयर का लेस नोन लेयर है। उसका दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे ना ही वेदर वॉल्यूम्स, ना ही कोई एयरक्राफ्ट जो कि यहाँ तक फ्लाई कर सकता है हाई एनफ टू रीच दी मेजोस्फेयर, ये एक इशू है। ठीक है, मेजोस्फेयर तक नहीं पहुंचता है। और सैटेलाइट जो भी ऑर्बिट करते हैं मेजोस्फेयर पे, वो भी डायरेक्टली इनको मेजर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लो एयर डेंसिटी। सैटेलाइट काम किस चीज पे करता है? सैटेलाइट काम करता है तुम्हारा बैक स्कैटरिंग पे। बैक स्कैटरिंग मतलब क्या है कि वापस जो रोशनी आ रही है सैटेलाइट पे, तभी वो मेजर कर सकता है। और क्योंकि मेजोस्फीयर में एयर डेंसिटी कम है, तो एक एयर मॉलिक्यूल अगर यहाँ होगा तो दूसरा एयर मॉलिक्यूल यहाँ होगा, तो काफी दूरी की वजह से वहां पे क्या सैटेलाइट की बैक स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से तुम्हारा वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई द आंसर इज द मेजोस्फीयर। रेस्ट यू नो, थर्मोस्फीयर में तो तुम्हारा आयंस मौजूद हैं, और एक्सोस्पेस तो आउटर स्पेस है जहाँ पे रॉकेट उड़ता है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो यू कैन कमेंट इन दी बॉक्स। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, अभी भी समय है। जिन लोगों ने अभी तक DVT का प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है और जो चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना, ठीक है, तो दे शुड ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस इफ दे वांट। ओके, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू आवर लेक्चर सीरीज वेरी डिटेल में। जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स पे जाओ, वो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से आपका आगे बढ़ेगा कहानी। क्लियर? ओके, सो
लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ओके 1 मिनट, ओके। सो क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट्स एन एटमॉस्फेरिक विंडो। देखो एटमॉस्फेरिक विंडो का मीनिंग समझो। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक विंडो? क्लियर? देखो एटमॉस्फेरिक विंडो एक ऐसा विंडो है, विंडो मतलब क्या है, एक ऐसा वेवलेंथ, ठीक है, जो कि धरती पे आता है और वापस चला जाता है। मतलब वो जो विंडो का वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या है, पहले ही पढ़ा है, वेदर वाला स्फीयर जो कि है ट्रोपोस्फियर, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। जो रोशनी आई, जिस भी वेवलेंथ की रोशनी आ रही है और जिस भी वेवलेंथ की रोशनी आके वापस चली जा रही है, जैसे आती है वैसे वापस चली जाती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक विंडो बोलते हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए रेंज ऑफ वेवलेंथ ओवर विच देयर इज ए रिलेटिव लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगेन एक बात आता है, देखो कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल मौजूद है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो अगर गैसेस मॉलिक्यूल नहीं है तो एब्जॉर्बेंस नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अगर बोलता है द मेजर विंडोज आर विजिबल विंडो फ्रॉम 0.3 टू 0.9 माइक्रोमीटर, द इंफ्रारेड विंडो जो है 8 से 13 माइक्रोमीटर है। देखो विजिबल का जो रिफ्लेक्शन है वो काफी कम है, बट इंफ्रारेड का जो रिफ्लेक्टिंग आउट है वो 8 से 13 माइक्रो 12 माइक्रोमीटर या 13 माइक्रोमीटर के बीच में है। ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर था वो 8 टू 12 माइक्रोमीटर इसीलिए था। ठीक है, बाकी तुम ध्यान मत दो, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो विंडो है, ये विंडो तुम ऑब्जर्व करो, ये 8 माइक्रोमीटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये लगभग 13 माइक्रोमीटर तक तो जा रहा है। ठीक है, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो तुम्हारे माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं, बट मोस्ट ऑफ देम क्या आउटसाइड। क्लियर है? तो ये जो रेंज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बीच में वो लाई करता है एटमॉस्फेरिक विंडो जो कि अर्थ का होता है। क्लियर? ये चीज दिमाग में प्रिंट हुआ कि सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी वापस जा रही है, इसी चीज पे एटमॉस्फेरिक विंडो बेस्ड है। क्लियर है? चलो ओके, देखो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से। सो इन ए हाइपोथेटिकल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इन विच देयर आर 200 बर्थ्स पर ईयर एंड 100 डेथ्स पर ईयर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट? ठीक है, तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का क्वेश्चन है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, देखो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ compete कौन कौन कर रहा है आपको लग रहा है? इन इन्वायरमेंटल साइंस की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी स्ट्रीम से बच्चे आ सकते हैं, मैथ स्ट्रीम से आ सकते हैं, फिजिक्स स्ट्रीम से आ सकते हैं, केमिस्ट्री स्ट्रीम से आ सकते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल साइंस के स्ट्रीम से भी आ सकते हैं। देयर आर सम कॉलेजेस दोज आर टीचिंग इन्वायरमेंटल साइंस एंड ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा भी है, एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, साथ ही साथ ये भी है। तो इस वजह से उनको इस चीज के बारे में जरूर नॉलेज होता है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉपुलेशन इकोलॉजी का कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, यू शुड नो द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो गिवन दिया था बी बर्थ रेट, डी डेथ रेट, 200 100। ठीक है, हम जानते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है डी एन बाई डी टी वो होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, वही पूछा है यहाँ पे ग्रोथ रेट। तो ये पे 200 माइनस 100 किया अपॉन 10,000 किया तो 0.01 आया। क्लियर? आई थिंक दिस इज द आंसर, यू आर गेटिंग इट। तो कुछ बोलने वाली बात नहीं है, ग्रोथ रेट यही है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ओके, नाउ इट इज क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल? देखो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ना हमने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा था, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या होता है कि पहले तो लिखो कि अननोन वैल्यू कौन सा है, जैसे कि फ़ारेनहाइट का अननोन वैल्यू तो एफ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 32 फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर लिमिट एल एल। ठीक है, अपर लिमिट डिवाइडेड बाई अपर लिमिट 212। ठीक है,
माइनस लोअर लिमिट एल, ठीक है, 32। क्लियर? तो ये यहाँ पे वही हाल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्सियस उसका लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही चल रहा है। तो वैल्यू लोअर लिमिट, टेम्परेचर का स्केल ले लो, टेम्परेचर स्केल लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में डालोगे तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू सी अपॉन 100, ठीक है। 500 माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू 80 बाई 100, फाइनली आपका डेराइव होके 176 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है, दिस आर सम कॉन्सेप्ट्स यू शुड नो बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, दिस इज नॉट ए बिग डील फॉर यू, ठीक है। आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आई होप विजनरी क्लासेस जो है आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वी ऑल आर विथ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम। और जिनको लगता है कि वो क्लासेस ज्वाइन करने से उनका और अच्छा हो सकता है, दे कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।